दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के कुछ लोग ऐसी एक चीज जानते हैं जिसने उनकी सोच, फैसले और पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? एक और सवाल, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते थे वही बार बार आपकी जिंदगी में आती गई? या कभी किसी लक्ष्य को लेकर इतने ज्यादा जुनूनी हो गए कि धीरे धीरे मौके खुद बनने लगे? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे चर्चित किताबों में से एक, द सीक्रेट्सों की। लेकिन इसे सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक समझने की गलती मत करना। इस किताब ने करोड़ों लोगों के बीच एक ऐसा विचार लोकप्रिय किया जिसने उनकी सोचने का तरीका बदल दिया। एक दावा अक्सर किया जाता है कि दुनिया की बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। सवाल है, क्या सच में उनके पास कोई ऐसा सिद्धांत था जिसे बाकी लोग नजरअंदाज करते रहे? यही सवाल इस किताब की शुरुआत भी बनता है। इस किताब की लेखिका रोंडा बर्ना बताती हैं कि एक समय उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। चीजें काम नहीं कर रही थीं। निजी जीवन में निराशा थी। पिता का अचानक निधन हो गया था। रिश्तों में तनाव था और उन्हें लगने लगा था कि शायद अब कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन उसी समय उन्हें एक ऐसे विचार के बारे में पता चला जिसने उनकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने इस विचार को समझने के लिए इतिहास, दर्शन और अलग अलग सभ्यताओं का अध्ययन किया और उनके मुताबिक उन्हें हैरानी हुई कि कई महान लोगों की बातों में इस विचार की झलक पहले से मौजूद थी। उन्होंने ऐसे नामों का जिक्र किया जैसे गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, बीथोवन, लिंकन, एडिसन, आइंस्टीन और कई अन्य। तब उनके मन में एक सवाल आया, अगर यह विचार इतना शक्तिशाली है तो हर व्यक्ति इसे क्यों नहीं जानता? और इसी सवाल से पैदा हुई यह किताब। किताब का दावा है कि एक ऐसा सिद्धांत है जो आपकी जिंदगी के हर हिस्से, पैसा, रिश्ते, खुशी, स्वास्थ्य, अवसर और उपलब्धियों पर असर डाल सकता है। यह दावा करती है कि आप अपने आदर्श जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। अपने सपनों का घर, पसंद का काम, बेहतर रिश्ते और वह जीवन जिसकी आपने कल्पना की हो। लेकिन असली सवाल है, अगर ऐसा संभव है तो कैसे? और यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे बड़ा विचार। इस किताब के अनुसार पूरी दुनिया एक ऐसे नियम पर काम करती है जो हर इंसान पर बराबर लागू होता है। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी देश में, आपकी परिस्थितियां कुछ भी हों, एक सिद्धांत सबके लिए समान है और उस सिद्धांत का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। अब इसका मतलब क्या है? इस विचार के अनुसार आपकी जिंदगी में जो भी अनुभव बार बार आते हैं उनमें आपकी सोच की भूमिका होती है। किताब कहती है कि हमारे विचार सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वे हमारे व्यवहार, फैसलों, भावनाओं और ध्यान को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे वही हमारी वास्तविकता का हिस्सा बनने लगते हैं। मतलब, जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, आपका दिमाग उसी से जुड़े अवसर, संकेत और अनुभव ज्यादा नोटिस करने लगता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। कभी ऐसा हुआ कि एक छोटी सी चिंता शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में दिमाग में उससे जुड़ी 10 और बातें आने लगीं। एक नकारात्मक विचार दूसरे को खींचता गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अचानक वही समस्या पहले से कहीं बड़ी लगने लगी। किताब कहती है कि यही पैटर्न सकारात्मक सोच के साथ भी काम कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार अवसर, विकास और प्रचुरता पर ध्यान देता है तो उसका व्यवहार, फैसले और नजरिया उसी दिशा में बदलने लगता है। इसी को किताब एक लाइन में कहती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसी मानसिक दिशा वैसा अनुभव। लेखिका इस विचार को और आगे ले जाकर कहती हैं, आप किसी चीज को सबसे ज्यादा जितना सोचते हैं उतना ही आपका ध्यान, ऊर्जा और काम उसी तरफ जाने लगता है और धीरे धीरे वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि अभी आपकी जिंदगी कैसी है, सवाल ये है आप हर दिन अपने दिमाग को किस दिशा में ट्रेन कर रहे हैं। क्योंकि किताब के अनुसार आपकी वर्तमान जिंदगी काफी हद तक आपके पुराने प्रमुख विचारों का परिणाम है और अगर विचार बदले जा सकते हैं तो दिशा भी बदली जा सकती है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर यह सिद्धांत इतना आसान है तो ज्यादातर लोग अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जीते? किताब इसका जवाब देती है, क्योंकि लोग अपना ज्यादा समय इस पर खर्च करते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, ना कि इस पर कि उन्हें क्या चाहिए। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। एक लाइन याद रखो, थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी जिन चीजों को आप लगातार मानसिक जगह देते हैं वही धीरे धीरे आपके अनुभवों का हिस्सा बनने लगती हैं।
अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। किताब कहती है कि यह नियम गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण यह नहीं देखता कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा, वैसे ही यह सिद्धांत भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आपका ध्यान जहां होगा, आपकी दिशा धीरे धीरे वहीं बनने लगेगी। अगर आपको लगता है कि जिंदगी सिर्फ संघर्ष है, तो आपका दिमाग उसी के सबूत ढूंढेगा। लेकिन अगर आप नए अवसर देखने लगे, तो धीरे धीरे आपकी नजर भी बदलने लगेगी। किताब का दावा है, जिंदगी बदलने का पहला कदम बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। और अभी तक तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, क्योंकि आगे सबसे बड़ा सवाल आने वाला है। अगर विचार सच में दिशा बदल सकते हैं, तो उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए? और वहीं से शुरू होता है अगला हिस्सा। अब तक हमने समझा कि इस किताब के अनुसार हमारी सोच हमारी दिशा तय करती है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सिर्फ सोच से चीजें बदल सकती हैं, तो उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए? किताब इसके लिए एक 3 स्टेप प्रक्रिया बताती है, और लेखिका के अनुसार यही वह तरीका है जिससे कोई भी इंसान अपने मन चाहे परिणामों की तरफ बढ़ सकता है। पहला कदम है मांगो। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन किताब कहती है कि ज्यादातर लोग जिंदगी से कुछ स्पष्ट मांगते ही नहीं। उनके पास इच्छाएं तो होती हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं। वो कहते हैं कुछ अच्छा होना चाहिए, जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या चाहिए, इसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं होती। इसलिए पहला काम है खुद से साफ सवाल पूछना। तुम्हें सच में क्या चाहिए? बैठो, लिखो, और जितना स्पष्ट हो सके उतना स्पष्ट करो। किताब एक अभ्यास सुझाती है, ऐसे लिखो जैसे वह चीज पहले से तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हो। जैसे, मैं अभी बहुत खुश और आभारी हूँ क्योंकि, और फिर उस जीवन को विस्तार से लिखो जो तुम चाहते हो। करियर कैसा हो, रिश्ते कैसे हों, जीवन कैसा दिखे। किताब कहती है चयन तुम्हारा है, लेकिन स्पष्टता भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर संकेत मिले जुले होंगे तो परिणाम भी वैसे ही हो सकते हैं। अगर रास्ता समझ नहीं आ रहा तो दिशा मांगो, अगर निर्णय नहीं ले पा रहे तो स्पष्टता मांगो। यहीं से रचनात्मक प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन सिर्फ मांगना काफी नहीं। दूसरा कदम है तब विश्वास, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। किताब कहती है जिस चीज को तुमने मांगा है उसके लिए ऐसा भरोसा रखो जैसे वह रास्ते में है। इसे लेखिका अटल आस्था कहती हैं। कल्पना करो कि तुमने ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर की है। ऑर्डर करने के बाद क्या तुम हर 5 मिनट में कंपनी को कॉल करते हो? नहीं, तुम जानते हो कि चीज आएगी, इसलिए आराम से इंतजार करते हो। किताब कहती है अपने लक्ष्य के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो। बार बार शक मत करो, बार बार मत पूछो कैसे होगा, क्योंकि अगर पूरा ध्यान कैसे पर चला गया तो विश्वास कमजोर पड़ जाता है। यहाँ एक दिलचस्प विचार दिया गया है, तुम्हारा काम हर कदम बनाना नहीं, तुम्हारा काम दिशा तय करना है। बाकी रास्ता धीरे धीरे सामने आ सकता है। और यहीं आता है तीसरा कदम, प्राप्त करो। किताब के अनुसार जब तुम्हारी भावना उस चीज के अनुरूप होने लगती है जो तुम चाहते हो, तब तुम्हारे फैसले, ऊर्जा और व्यवहार बदलने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बिना कुछ किए सब मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि अंदर से खुद को उस संभावना के लिए तैयार करना। किताब एक अभ्यास बताती है, कुछ देर के लिए कल्पना करो कि जो तुम चाहते हो तय वह मिल चुका है, और फिर उस एहसास को महसूस करो। अगर नई नौकरी चाहिए तो सोचो कैसा महसूस होगा। अगर बेहतर जीवन चाहिए तो खुद को उसमें देखो। अगर सफलता चाहिए तो उस इंसान जैसा महसूस करना शुरू करो। किताब का कहना है जब भावना बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और फिर दिशा बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, अगर अंदर से कोई प्रेरणा आए, अगर कोई मौका दिखे, अगर कोई छोटा कदम सामने आए, तो उसे टालो मत, क्योंकि किताब कहती है इच्छा प्लस विश्वास प्लस कार्रवाई। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। और इसे समझाने के लिए एक खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। कल्पना करो कि तुम रात में कार चला रहे हो। हेडलाइट सिर्फ 100 से 200 फीट तक रास्ता दिखाती है, लेकिन फिर भी तुम पूरी यात्रा पूरी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पूरी सड़क एक साथ देखने की जरूरत नहीं, बस अगला हिस्सा दिखना चाहिए, फिर अगला, फिर अगला। किताब कहती है जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ पहला कदम लेना होता है और फिर रास्ता खुलता जाता है। अगर तुम्हें लगातार यह भरोसा रहने लगे कि चीजें संभव हैं, तो तुम्हारे निर्णय भी उसी दिशा में बदलने लगते हैं। और यहीं से किताब अगले हिस्से में एक और दिलचस्प तकनीक लेकर आती है। क्या सिर्फ दिमाग में तस्वीर बनाकर भी इंसान अपनी दिशा बदल सकता है? विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड।
और एक ऐसी कहानी जिसने इस विचार को और मशहूर बना दिया, वही आगे। अब तक हमने 3 बातें समझी। क्या चाहना है, उस पर विश्वास कैसे बनाना है और खुद को उस एहसास के साथ कैसे जोड़ना है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर दिमाग इतनी बड़ी भूमिका निभाता है तो क्या हम उसे जानबूझकर किसी दिशा में ट्रेन कर सकते हैं? यहीं से किताब एक ऐसी तकनीक पर आती है जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनाया, मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन। गौतम बुद्ध का एक विचार अक्सर उद्धृत किया जाता है, आज हम जो हैं उसमें हमारी पुरानी सोच का योगदान है। किताब इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम किसी चीज को अपने जीवन में लाना चाहते हो तो सिर्फ उसके बारे में सोचना नहीं, उसे अपने मन में देखना भी सीखो। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान प्रक्रिया पर नहीं, परिणाम पर होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें नई कार चाहिए तो यह मत सोचो कि कभी ना कभी मिलेगी, बल्कि कुछ पल के लिए उस अनुभव को महसूस करो। अपने हाथों को देखो, उनकी रेखाएं, त्वचा, उंगलियां, हर छोटा विवरण नोटिस करो। अब आंखें बंद करो और कल्पना करो कि वही हाथ तुम्हारी मनचाही कार के स्टीयरिंग पर है। सीट कैसी है, अंदर कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना, भावना काश वाली नहीं होनी चाहिए, एक दिन होगा वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किताब के अनुसार अगर भावना हमेशा भविष्य में रहेगी तो अनुभव भी हमेशा भविष्य में महसूस होगा। इसीलिए कहा जाता है, जो अनुभव चाहिए उसकी भावना को अभी महसूस करना सीखो। और इसी विचार को समझाने के लिए किताब में एक दिलचस्प कहानी बताई गई है। एक व्यक्ति थे, जॉन असारफ। उन्होंने कहा कि जब उन्हें इस विचार के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ा, उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसे आज लोग विजन बोर्ड कहते हैं। उस बोर्ड पर उन्होंने अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाईं, नई कार, सपनों का घर, जीवन साथी, लक्ष्य, भविष्य की कल्पनाएं। हर दिन वो कुछ समय उस बोर्ड को देखते, सिर्फ देखते नहीं, अपने मन में महसूस करते कि जैसे ये चीजें पहले से उनके जीवन का हिस्सा हैं। फिर समय बीतता गया, उन्होंने शहर बदले, काम बदला, जीवन आगे बढ़ता गया। करीब 5 साल बाद वो एक नए घर में रह रहे थे। घर खरीदा जा चुका था, उसमें बदलाव किए जा चुके थे। एक दिन उनके बेटे की नजर एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। उसने पूछा, इसमें क्या है? उन्होंने खोला, अंदर वही पुराना विजन बोर्ड था। और जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वो कुछ सेकंड के लिए शांत रह गए, क्योंकि बोर्ड पर लगी तस्वीर ठीक उसी घर की थी जिसमें वे उस समय रह रहे थे। सिर्फ मिलता जुलता नहीं, लगभग वैसा ही। उन्होंने कहा, उस पल उन्हें एहसास हुआ कि जिन चीजों पर वो लंबे समय तक ध्यान देते रहे, उन्होंने उनके फैसलों, दिशा और जीवन को प्रभावित किया। और सबसे दिलचस्प बात, उन्हें खुद एहसास भी नहीं हुआ कि धीरे धीरे वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। किताब इस कहानी से एक सुझाव देती है, अगर चाहो तो अपना विजन बोर्ड बनाओ, उस पर उन चीजों की तस्वीरें लगाओ जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। वो जीवन जैसा तुम बनाना चाहते हो, वो काम जो करना चाहते हो, वो जगह जहां जाना चाहते हो, उसे रोज देखो। लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, अपने दिमाग को याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा ध्यान किस दिशा में है। समय के साथ तस्वीरें बदल सकती हैं, लक्ष्य बदल सकते हैं, लेकिन आदत एक ही रहती है, अपने दिमाग को दिशा देना। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते किताब एक और बड़े क्षेत्र की तरफ मुड़ती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सपनों का नहीं है। सवाल है, क्या यही सिद्धांत पैसे पर भी लागू हो सकता है? क्या कमी की सोच और प्रचुरता की सोच वास्तव में अलग परिणाम पैदा करती है? और यहीं से शुरू होता है अगला हिस्सा, दे पैसे का रहस्य। अब तक हमने बात की कि सोच दिशा बदल सकती है, कल्पना दिमाग को ट्रेन कर सकती है और ध्यान धीरे धीरे फैसलों को बदल सकता है। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा लोग रुक जाते हैं, पैसा। क्या धन सिर्फ मेहनत का परिणाम है या सोच भी उसमें भूमिका निभाती है? किताब इस सवाल का जवाब एक अलग नजरिए से देती है। एक प्रसिद्ध विचार है, मन जिस चीज की स्पष्ट कल्पना कर सकता है उसके लिए रास्ते बनाना शुरू कर सकता है। किताब कहती है कि कई बार पैसे की कमी सिर्फ बाहरी स्थिति नहीं होती, बल्कि अंदर चल रही कमी वाली सोच भी उसका हिस्सा बन जाती है। ध्यान दो, अगर कोई व्यक्ति लगातार यही सोचता रहे, मेरे पास कम है, मेरे लिए मुश्किल है, पैसा सिर्फ दूसरों के लिए है, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार, फैसले और अवसर देखने की क्षमता भी उसी तरह ढलने लगती है। किताब का दावा है, समस्या हमेशा पैसे की अनुपस्थिति नहीं होती। कई बार समस्या उस मानसिक दिशा की होती है जो पैसे को दूर महसूस कराती रहती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। लेखिका कहती हैं, अगर तुम्हारे मन में यह बैठ गया है
कि पैसा सिर्फ एक ही रास्ते से आ सकता है, जैसे सिर्फ नौकरी, सिर्फ सैलरी, सिर्फ एक तरीका, तो संभव है कि तुम बाकी संभावनाओं को देख ही ना पाओ। इसलिए किताब सुझाव देती है, सिर्फ कैसे आएगा पर मत अटक जाओ, पहले यह तय करो तुम किस दिशा में बढ़ना चाहते हो। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, यह किताब मेहनत छोड़ने की बात नहीं करती, यह इस बात पर जोर देती है कि तुम्हारी सोच लगातार कमी पर केंद्रित न रहे, क्योंकि अगर दिमाग हर समय सिर्फ डर, अभाव और तनाव पर अटका रहेगा तो फैसले भी उसी ऊर्जा से निकलेंगे। और यही किताब एक छोटा सा मानसिक अभ्यास देती है। मान लो तुम किसी चीज को देखते हो, नई कार, अच्छा घर, कपड़े, यात्रा, और तुरंत दिमाग कहता है ये मेरे बस की बात नहीं। किताब कहती है उस आदत को नोटिस करो और उसकी जगह खुद से कहना शुरू करो, अगर मैं चाहूं तो इसके लिए रास्ता बना सकता हूं, मैं इसे हासिल करने की क्षमता बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि भाषा सोच को प्रभावित करती है और सोच व्यवहार को। फिर किताब एक और बात पर जोर देती है, अगर तुम पैसे के बारे में सोचते ही तनाव महसूस करते हो तो तुम लगातार उसी भावना को मजबूत कर रहे हो। इसलिए पैसे को डर नहीं, एक संसाधन की तरह देखो, कृतज्ञता का अभ्यास करो, जो है उसे नोटिस करो और अपने दिमाग को सिर्फ कमी की भाषा में मत चलाओ। किताब में कुछ सकारात्मक वाक्य भी दिए गए हैं, जैसे मेरे जीवन में अवसर बढ़ रहे हैं, मैं आर्थिक रूप से बेहतर हो रहा हूँ, मैं प्रचुरता को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं विकास के लिए तैयार हूँ। यहाँ उद्देश्य जादू नहीं बल्कि मानसिक दिशा बदलना है। लेकिन जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं बनती। मान लो पैसा आ गया लेकिन रिश्ते टूटे हुए हैं, तो क्या वो सफलता पूरी लगेगी? यही किताब अगले हिस्से में एक और गहरी बात करती है, दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं, क्या उसका रिश्ता हमारे खुद के अंदर की भावना से भी हो सकता है? और वहीं से शुरू होता है रिश्तों का रहस्य। रिश्ते क्यों कुछ लोगों को हर जगह सम्मान मिलता है और कुछ लोग बार बार वही दर्दनाक अनुभव दोहराते रहते हैं? किताब यहाँ एक ऐसा सवाल पूछती है जो शुरुआत में थोड़ा असहज लग सकता है। क्या तुम खुद को वैसे ट्रीट करते हो जैसे चाहते हो कि दुनिया तुम्हें करे? क्योंकि किताब का कहना है, अगर अंदर ही अंदर तुम्हें लगता है कि तुम महत्वपूर्ण नहीं हो, अगर तुम खुद को सम्मान नहीं देते, अगर तुम खुद से लगातार नाराज रहते हो, तो धीरे धीरे वही संकेत तुम्हारे व्यवहार, ऊर्जा और रिश्तों में दिखने लगते हैं और फिर लोग भी कई बार उसी तरह प्रतिक्रिया देने लगते हैं। किताब यहाँ एक दिलचस्प विचार रखती है, लोग हमेशा कारण नहीं होते, कई बार वे हमारे अंदर चल रही धारणाओं का आईना भी बन जाते हैं। अगर भीतर लगातार संदेश जा रहा है, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, तो बाहर मिलने वाले अनुभव भी उसी भावना को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए किताब कहती है कि दूसरों से प्यार पाने से पहले खुद के साथ रिश्ता बदलो। लेकिन यहाँ प्यार का मतलब अहंकार नहीं है, यह खुद को बड़ा समझना नहीं, यह स्वस्थ आत्मसम्मान है, खुद को महत्व देना, खुद की इज्जत करना, अपने बारे में लगातार खराब भाषा इस्तेमाल न करना। क्योंकि किताब के अनुसार जिस तरह की भावना तुम खुद के लिए रखते हो, वैसी ही ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो, और जब वह बदलती है तो अनुभव भी बदलने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी रिश्ते में सिर्फ कमियां दिखती हैं तो दिमाग वही नोटिस करता रहेगा। लेकिन अगर तुम जानबूझकर सामने वाले की अच्छी बातों पर ध्यान देना शुरू करो तो कई बार तुम्हारी नजर बदलने लगती है। किताब कहती है जिस चीज को ध्यान मिलता है वही बढ़ती है। इसलिए अगर रिश्ते बेहतर चाहिए तो शुरुआत शिकायत से नहीं, जागरूकता से करो। अब यहाँ किताब एक और क्षेत्र में प्रवेश करती है, स्वास्थ्य, और यही वह हिस्सा है जहाँ इसका विचार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। किताब एक उदाहरण देती है जिसे विज्ञान में भी जाना जाता है, प्लेसबो इफेक्ट। मतलब कभी कभी किसी व्यक्ति को ऐसी दवा दी जाती है जिसमें वास्तविक दवा नहीं होती, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह असर करेगी, और कई मामलों में व्यक्ति सचमुच बेहतर महसूस करने लगता है। किताब इस उदाहरण का इस्तेमाल करके कहती है मन और शरीर का संबंध हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझो, किताब यह नहीं कहती कि इलाज छोड़ दो, बल्कि यह विचार रखती है कि मानसिक स्थिति भी स्वास्थ्य अनुभव का हिस्सा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय सिर्फ बीमारी, डर और परेशानी पर केंद्रित रहे तो उसका पूरा ध्यान उसी पर बना रहता है, और तनाव खुद भी शरीर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए किताब सुझाव देती है, बीमारी को पहचानो, जरूरत हो तो डॉक्टर की मदद लो, लेकिन साथ में अपने मन में स्वास्थ्य की तस्वीर भी बनाओ। अपने आप से बार बार पूछो, अगर मैं बेहतर महसूस कर रहा होता तो कैसा लगता?
अगर शरीर स्वस्थ होता तो मैं कैसे चलता, कैसा महसूस करता, और फिर धीरे धीरे उस भावना को जगह दो। किताब एक छोटा अभ्यास भी बताती है। दिन में कई बार खुद से कहो, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ रही है, मैं अच्छा महसूस करने की दिशा में हूँ। क्योंकि किताब के अनुसार जहाँ ध्यान जाता है वहीं अनुभव मजबूत होने लगते हैं। लेकिन अब अगला हिस्सा सबसे व्यक्तिगत है, क्योंकि अब सवाल बाहर की परिस्थितियों का नहीं, तुम्हारी पहचान का है। तुम अपने बारे में क्या कहानी दोहराते हो, और क्या वही कहानी तुम्हारा भविष्य बना रही है? वही आगे जहां किताब सबसे सीधा सवाल पूछती है, तुम अपने बारे में क्या मानते हो? क्योंकि कई लोग पूरी जिंदगी बाहर की परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर चल रही कहानी को कभी नहीं देखते। तुमने ऐसे वाक्य बहुत सुने होंगे, मेरे घर का माहौल ऐसा था, मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, मेरे माता पिता ऐसे थे, मेरे साथ गलत हुआ। और सच ये है कि हर इंसान अपने साथ कुछ अनुभव लेकर चलता है। लेकिन किताब यहाँ एक अलग सवाल रखती है, अब आगे क्या? तुम किस दिशा को चुनोगे? क्योंकि किताब के अनुसार अतीत को पकड़कर रखने और भविष्य बनाने, दोनों काम एक साथ करना मुश्किल होता है। अगर पूरा ध्यान उसी पर रहेगा जो नहीं मिला, तो दिमाग उसी तरह के अनुभवों को बार बार मजबूत करता रहेगा। लेकिन अगर ध्यान धीरे धीरे उस दिशा में जाना शुरू हो जाए जो चाहिए, तो नया पैटर्न बनना शुरू हो सकता है। किताब यहाँ एक बात दोहराती है, जिस चीज को तुम लगातार मानसिक ऊर्जा देते हो वही धीरे धीरे मजबूत होती है। अगर तुम अपने आप को हर समय कहते रहो, मैं कमजोर हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं कभी नहीं बदल सकता, तो दिमाग उसी पहचान को सामान्य मानने लगता है और फिर फैसले भी उसी पहचान से निकलते हैं। इसलिए किताब सुझाव देती है, अपनी भाषा पर ध्यान दो। तुम खुद से कैसे बात करते हो? अगर रोज तुम अपने लिए नकारात्मक पहचान बनाओगे तो वह आदत बन जाएगी। उसकी जगह किताब कुछ नए मानसिक वाक्यों का सुझाव देती है, जैसे मैं बदल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने लिए बेहतर जीवन बना रहा हूँ, मैं अवसरों के लिए खुला हूँ, मैं ऊर्जा और उत्साह के साथ जी रहा हूँ। यहाँ उद्देश्य सिर्फ सकारात्मक बातें दोहराना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को धीरे धीरे अपडेट करना है। किताब एक अभ्यास भी बताती है, लगातार कुछ समय तक ऐसे विचारों को दोहराओ जो उस इंसान से जुड़े हों जैसा तुम बनना चाहते हो। क्योंकि बार बार दोहराई गई चीजें धीरे धीरे सामान्य महसूस होने लगती हैं। और फिर किताब कहती है, जब अंदर की कहानी बदलती है तो बाहर की दिशा भी बदलने लगती है। लेकिन यहीं आकर एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर लक्ष्य पूरे हो गए, पैसा आ गया, रिश्ते सुधर गए, तो आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या कोई पहले से तय मकसद होता है या हम खुद उसे बनाते हैं? और इसी सवाल के साथ किताब अपने अंतिम विचार पर पहुंचती है। किताब कहती है, इस जीवन का उद्देश्य कहीं आसमान में लिखा हुआ नहीं मिलता। कोई ऐसी सूची नहीं रखी जिसमें हर इंसान का मिशन पहले से तय हो। तुम जिस चीज को अपना उद्देश्य मानते हो, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी उसी दिशा में आकार लेने लगती है। तुम्हारा जीवन वैसा बनता है जिस जैसा अर्थ तुम उसे देते हो। किताब यह भी कहती है कि इतिहास के बड़े विचारकों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक परंपराओं में एक बात बार बार दिखाई देती है, इंसान के भीतर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा क्षमता होती है। लेकिन उस क्षमता तक पहुंचने के लिए पहले उसे अपने अंदर देखना पड़ता है। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है, जो चीज तुम बाहर खोज रहे हो उसकी शुरुआत अंदर से हो सकती है। जितना तुम अपनी सोच, ध्यान और दिशा को समझोगे, उतना तुम्हें महसूस होगा कि बदलाव किसी एक दिन नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है। तो अगर इस पूरी वीडियो से एक बात साथ लेकर जानी है तो ये कि अपने सपनों को हल्के में मत लो, उन पर काम करो, उन्हें लिखो, उनकी कल्पना करो, उनके लिए कदम उठाओ और सबसे जरूरी, खुद को पहले से हारने मत दो। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में बताना कि इस किताब का कौन सा विचार तुम्हें सबसे ज्यादा अलग लगा। और अगर तुम ऐसे आइडियाज, बुक्स और माइंडसेट वीडियो देखना पसंद करते हो तो साइडवेज माइंड को जरूर फॉलो करना। हम हर बार सिर्फ जानकारी नहीं, सोचने का एक नया एंगल लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचो बड़ा, सीखते रहो और अपने सपनों को जिंदा रखो।